नमस्कार साथियों। स्केल अप आईएएस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 15 दिसंबर 2025, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। तो यहाँ पे हम जुडिशियरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दे शुड प्रोटेक्ट फ्री स्पीच एंड दे शुड नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, आर्टिकल 19(2), लाइक आर्टिकल 19(1) टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड आर्टिकल 19(2) टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, लाइक जो हमारी फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सो दोज ग्राउंड्स, 8 ग्राउंड्स हैं, दैट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 19(2). अब इंटरेस्टिंगली जुडिशियरी के पास पावर नहीं है कि वो अपने से कुछ नए रेगुलेशंस इन्वेंट कर ले। अगर आपको कोई नए रेगुलेशंस इन्वेंट करने हैं टू रेगुलेट द फ्री स्पीच अपार्ट फ्रॉम दोज 8 ग्राउंड्स, देन दैट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। आपको लेजिस्लेचर में बिल पास करना पड़ेगा, एक्ट। इट शुड बी अ एक्ट, इट शुड बी अ स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, मतलब कि इट शुड बी पास इन द लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा, तभी जाके कोई नए रेगुलेशंस हम फ्री स्पीच में ला सकते हैं। तो कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग लॉज, एंड इट कैन कोर्ट कैनॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। बट तो ये मुद्दा क्यों उठ के आया? हाल ही में 2025 में हमने देखा कि काफी सारे जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स हुई, वहां पे ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा था। लाइक सुप्रीम कोर्ट अपने आप से कह रहा था कि इट वाज ट्राइंग टू रेगुलेट फ्री स्पीच, लाइक सुप्रीम कोर्ट वाज ट्राइंग टू रेगुलेट फ्री स्पीच, एंड वहीं से ये एक मुद्दा बना। तो इसी को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, एंड ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो what all topics we will be looking at in this lecture? So first we will be looking at free speech regulations in India। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में free speech is a fundamental right, freedom of speech, that is article 19(1). and उसके साथ साथ there are restrictions are there, article 19(2) under certain situations, and there are regulations are also there। तो उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्री स्पीच रेगुलेशंस इन इंडिया। फिर वी विल लुक एट रीसेंट जुडिशियल डेवलपमेंट्स 2025। तो जैसे मैं कह रहा था ना कि 2025 में इट वाज सीन दैट सुप्रीम कोर्ट वाज ट्राइंग टू रेगुलेट फ्री स्पीच। सो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट आर दोज इंस्टेंसेस वेर इन सुप्रीम कोर्ट tried to interfere in regulating the free speech, that is the judicial overreach। उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अगर कोर्ट इंटरफेयर करता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, व्हाई द कोर्ट्स इंटरवेंशन इज प्रॉब्लमैटिक। वी विल लुक एट दैट। देन वी विल लुक एट द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन वर्सेस रिस्ट्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड रिस्ट्रेंट। उस डिफरेंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड फाइनली वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे कि हम कुछ इंटरनेशनल डोमेन की बात करेंगे, कुछ कंट्रीज की बात करेंगे, लाइक डेमोक्रेसीज लाइक यूरोप, यूरोप में लाइक जर्मनी, यूके, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। वहां पे फ्री स्पीच के क्या प्रोविजंस हैं। एंड फिर हम चाइना, रशिया, उसको भी डिस्कस करेंगे, जो अथॉरिटी अथॉरिटियन पावर्स जो है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे एक तरीके का किंग रूल है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वहां पे फ्री स्पीच का क्या सिनेरियो है। सो वी विल लुक एट द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स वी विल बी लुकिंग एट इन दिस लेक्चर वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे ये जो लेक्चर है, दिस इज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 15 दिसंबर
2025, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है, इट शुड प्रोटेक्ट द फ्री स्पीच rather देन रेगुलेटिंग द फ्री स्पीच। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज द फ्री स्पीच रेगुलेशंस इन इंडिया। लेट अस लुक इनटू इट। सो फ्री स्पीच इन इंडिया is governed by Article 19(1)(a) of the Constitution. And Article 19(1)(a) of the Constitution, it guarantees all citizens the right to freedom of speech and expression. तो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ साफ मेंशन्ड है अबाउट द फ्री स्पीच इन इंडिया, which guarantees all citizens of India the right to freedom of speech and expression. And with this right, freedom of speech and expression, many free rights are derived like freedom of press. फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो प्रेस है, मीडिया है, उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। दे कैन ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर कुछ भी गलत है तो वो खुल के बोल सकते हैं। वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन तो बेसिकली अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, every citizen of India has the right to get access to the information of public sector. The government में there should be transparency. Government should be very transparent. Government should not hide anything from the citizens. And citizens have the right to information, right to access the information about the working of the government documents, except some secret documents, some classified documents. Apart from that, all the informations should be available in the public domain. So that's the right to information. Then we also have freedom of silence. तो अगर कोई चुप रहना चाहता है तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आप लीगली, मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर का यूज करके या उस पर जोर जबरदस्ती करके आप उसकी चुप्पी नहीं तोड़ सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर with all the citizens of India. Then we have commercial and artistic speech, जहाँ पे कि a citizen can use the freedom of speech and expression to create content, to promote his brand, or to create songs, write poems और movies, है ना? क्योंकि वहां पे भी तो वही एक तरीके से एक्सप्रेशन ही तो है। मूवी इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एक्टिंग एंड स्पीच। तो कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक स्पीच, एंड नाउ इट ऑल्सो हैज गॉट हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन। अभी हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी तक होता क्या था, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज राइट टू डिग्निटी। सो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 अभी तक it was enforced just against the state, and now it can be enforced not just against the state but also against private individuals and non-state actors। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जैसे लेटर सपोज आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, आपको लग रहा है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, सरकार आपसे कुछ छुपा रही है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा खटखटा सकते थे। आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते थे इन हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 वी यूज टू एनफोर्स अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट अब इस पावर को हमने और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। नाउ इट इज द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन। हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अब आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 यू कैन ऑल्सो एनफोर्स इट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। इसका मतलब लेट अस सपोज कोई कंपनी है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको लग रहा है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रहा है, या कंपनी कुछ छुपाना चाह रही है,
तो वहां पे भी आप आर्टिकल 99 आर्टिकल 21 आप एनफोर्स कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आपको अगर कुछ भी शिकायत दर्ज करनी है तो आपको फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाना पड़ता था। बट अब आप डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटा के आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। यू कैन एनफोर्स आर्टिकल 99 आर्टिकल 21 अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स just like you used to do it against the state. So this is the horizontal application of this right to freedom of speech and expression and right to dignity. तो हमको फ्री स्पीच इन इंडिया के बारे में पता चला तो भारत एक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पे कि आप देखते हैं कि आप किसी भी चाय की दुकान में बैठते हैं, खुल के वहाँ पे चर्चा होती है, नेताओं के बारे में बात होती है, गवर्नमेंट के बारे में बात होती है कि क्या अच्छा हो रहा है देश में, क्या खराब हो रहा है, खुल के वहां पे क्रिटिसिज्म भी होता है। सो दैट इज द डेमोक्रेसी, जहाँ पे कि लोग आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं। दैट इज द डेमोक्रेसी, दैट इज द फ्री स्पीच, कोई रोक टोक नहीं है। आप प्रधानमंत्री, लेटर सपोज कोई प्रधान जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हो। दैट इज द फ्री स्पीच इन अ डिसेंट मैनर। आपका एक लॉजिकल पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठा सकते हो, दैट इज द फ्री स्पीच। तो भारत में फ्री स्पीच लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड हमने देखा कि उसके तहत वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक स्पीच। एंड ये जो फ्री स्पीच है इसका हमने हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन भी देख लिया, जहाँ पे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट दिस फ्री स्पीच। तो भारत में फ्री स्पीच का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे कि आप देखते हैं कि लोग खुल के हंसी मजाक भी कर रहे हैं, चुटकुले कर रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल मैनर। दैट्स द फ्री स्पीच। अब ये जो भी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2). तो टोटल 8 ग्राउंड्स हैं जहाँ पे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड दोज ग्राउंड्स आर जब सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आती है तब दिस फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। जब सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आती है उस समय लाइक लेटर सपोज कोई भड़काऊ भाषण कर रहा है जहां से कि सोवेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे सवाल उठ रहा है, तो फिर देयर फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। व्हेन security of the state comes into the picture, when security of the state comes into the picture, then free speech can be restricted. Friendly relations with foreign states, so to build, to develop friendly relations with foreign states, free speech can be restricted. Let us suppose कोई critic है, वो एक फॉरेन स्टेट के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण कर रहा है या कुछ ऐसे वो कम्युनिकेट कर रहा है जिससे कि फॉरेन रिलेशंस हमारे खराब हो सकते हैं, देन दो दैट कम्युनिकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, दैट स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। पब्लिक ऑर्डर, सो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक ऑर्डर, फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। लाइक लेट अस सपोज स्पीच की वजह से अगर अफरा तफरी मच रही है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, देन दैट स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। डिसेंसी और मोरालिटी, so on the grounds of decency and morality, free speech can be restricted। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि हम कहते हैं कि भारत में तो भाई हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैं जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जो चाहे वो मैं बोल सकता हूँ। वही अगर आप बहुत अश्लील गालियां दे रहे हैं
या आप किसी महिला की आप बेइज्जती कर रहे हैं लाइक विद वर्ड्स, तो वहां पे डिसेंसी एंड मॉरलिटी डिस्टर्ब हो गया ना। देन आपका जो भी एक्शन है, द राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। आप पे रोक लगाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेंसी और मॉरलिटी। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेट अस सपोज कुछ ऐसा एक्शन जिससे कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, देन उस एक्शन पे रोक लगाया जा सकता है। लाइक आप कुछ ऐसा बोल दिया आपने जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, देन आपको रोका जा सकता है। आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्ट वी कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डिफमेशन, डिफमेशन के ग्राउंड्स में भी वी कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सो दीज आर लाइक 8 ग्राउंड्स जिसके दम पे हम लोग वी कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है, इट इज स्ट्रिक्टली एग्जॉस्टिव। दीज रिस्ट्रिक्शंस आर स्ट्रिक्टली एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी 8 ग्राउंड है ना, इन्हीं बस इन्हीं के दम पे फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। भारत में अगर आपको फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करना है तो वी कैन डू ओनली बेस्ड ऑन दीज 8 ग्राउंड्स। इसके अलावा हम कोई अपने आप से कोई एक नया ग्राउंड एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट ऑफ लॉ अपने आप से कोई नया ग्राउंड एस्टेब्लिश कर सकता है जिसके बेसिस पे वो फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई जो भी ये रिस्ट्रिक्शन है, लाइक आर्टिकल 19(2) ने साफ साफ ये कहा है कि आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ साफ ये कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली बेस्ड ऑन दीज 8 ग्राउंड्स। सो दीज 8 ग्राउंड्स आर स्ट्रिक्टली एग्जॉस्टिव। स्ट्रिक्टली एग्जॉस्टिव का मतलब सिर्फ इन्हीं ग्राउंड के बेसिस पे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फ्री स्पीच पे। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके दम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियरी अपने आप से कोई एक नया ग्राउंड क्रिएट नहीं कर सकता है टू रिस्ट्रिक्ट द फ्री स्पीच। नाइदर लेजिस्लेचर कोई नया ग्राउंड क्रिएट कर सकता है टू रिस्ट्रिक्ट द फ्री स्पीच। तो भारत में फ्री स्पीच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, एंड इसीलिए आर्टिकल 19(2) को बहुत स्ट्रिक्टली एग्जॉस्टिव बनाया गया है कि ओनली दीज 8 ग्राउंड्स will qualify to restrict the free speech, and apart from these 8 grounds we can never restrict the free speech. That's the idea. अब यहाँ पे हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। एक अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023। ये तो 2023 का एक लैंडमार्क जजमेंट था। यहाँ से भी हमको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलेगी इस जजमेंट से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया द ग्राउंड्स इन आर्टिकल 19(2) आर एग्जॉस्टिव। कोर्ट्स कैनॉट इन्वेंट न्यू ग्राउंड्स बाय बैलेंसिंग कंपीटिंग राइट्स। तो जो कोर्ट है वो अपने मन से कोई नया ग्राउंड इन्वेंट नहीं कर सकता है बाय बैलेंसिंग द कंपीटिंग राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस चीज पे एम्फसाइज किया है। तो यहाँ से हमको साफ साफ एक बात पता चल गई। तो ये जो भी लैंडमार्क जजमेंट था, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। सो दिस जजमेंट डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी जुडिशियल अटेम्प्ट टू रेगुलेट स्पीच बेस्ड ऑन वेग नोशंस लाइक मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये बात समझनी है कि कोर्ट ऑफ लॉ अपने मन से कोई नया ग्राउंड इन्वेंट नहीं कर सकता है। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही के सालों में हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बड़ी बात करते हैं, हम फ्री स्पीच की बड़ी बड़ी बात करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ भी क्रिटिसिज्म करता है तो उसको बंदी बना लिया जाता है,
उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं, है ना, केस बन जाता है। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल एक बात समझनी है कि अगर जो भी स्पीच है, इफ दैट डज नॉट फॉल अंडर दीज 8 grounds, then no legal actions can be taken against that speech. आपने लेटर सपोज सोशल मीडिया में कोई कंटेंट पोस्ट किया, आपने कुछ क्रिटिसिज्म भी किया, और वो अगर इन 8 ग्राउंड में फॉल नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपकी फ्री स्पीच एकदम वैलिड है, देन कोर्ट ऑफ लॉ भी अपने मन से उसमें कोई भी उसको रेगुलेट नहीं कर सकता है। नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट इट, नो बडी कैन रेगुलेट इट। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच, and that's the very important thing you should know about article 19.2. So article 19.2 both like it's strictly exhaustive. The court, so if judiciary attempts to regulate speech based on vague notions which does not fall under these 8 grounds, then that is totally illegal, that is totally unacceptable. Court of law can't do that because of the एग्जॉस्टिव नेचर ऑफ आर्टिकल 19.2। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, क्योंकि कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 का जो ये लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस चीज को मेंशन किया है। कोर्ट्स कैनॉट इन्वेंट न्यू ग्राउंड्स बाय बैलेंसिंग कंपीटिंग राइट्स। तो अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि फ्री स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट, right of freedom of speech and expression in India under article 19(1)(a। और हमने ये भी देखा कि it is not an absolute right, there can be reasonable restrictions under article 19(2), but only under special grounds, those 8 grounds which we discussed, and that is exhaustive in nature. It means only those 8 grounds can be responsible to restrict the free speech. Apart from that, no new grounds can be invented by any court of law to restrict the free speech. अब उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमको बात समझनी है, दैट इज की स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। So what are these regulations? So apart from article 19(2), which are the reasonable restrictions embodied in the Constitution of India, we have certain regulations for free speech, detailed rules and legal provisions enacted by legislative bodies. So apart from the reasonable restrictions of Article 19(2), हमारे लेजिस्लेचर ने भी कुछ लॉज बनाए हैं टू रेगुलेट द फ्री स्पीच, and that is also very important. So let us look into those regulations. So we have something called as IT Act, which was passed in the year 2000 in the legislature, the parliament. And what this IT Act is? So IT Act has got certain provisions to regulate free speech. Like it has got section 67, which talks about regulating free speech on the grounds of obscenity online. तो ऑब्सैनिटी का मतलब ये है कि कुछ ऐसा कंटेंट या कुछ ऐसे स्पीच जो कि लस्ट को राइज करा दे, अ सॉर्ट ऑफ वल्गर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्सैनिटी एंड वल्गर, बट आप उसको अभी लेमैन टर्म्स में आप ऐसे ही समझ सकते हो कि कुछ कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि लोगों को प्रवोक करे, उनका जो भी लस्ट है। देन वी हैव सेक्शन 66E. It regulates free speech on the grounds of violation of privacy, like publishing personal images of others, publishing personal images of others। फिर दूसरों की जो पर्सनल इमेजेस हैं, अगर कोई उसको पब्लिश करता है, उसको शेयर करता है, तो डेफिनेटली इट इज वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, एंड दैट एक्ट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर द
section 66E of the IT Act 2000. Similarly, we have section 66F. So it regulates free speech on the grounds of cyber terrorism. अगर आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, if it is leading to any kind of cyber terrorism, if it is linked to any kind of cyber terrorism, then that can be restricted under the section 66F of the IT Act 2000. तो हमने देखा कि IT Act 2000 के तहत भी we can regulate the free speech based on certain grounds. We also have Official Secrets Act 1923. So Official Secrets Act 1923. So this act continues to limit the right to information regarding classified government documents. So basically, let us suppose the right to information हमने already देखा. It is about establishing transparency within the government, जहाँ पे कि every citizen has the right to access the information. And now definitely in the government, there are certain classified documents, there are certain information which is a secret information which the government does not want to disclose it in the public domain for the sake of national security. तो उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सरकार छुपा के रख सकती है. इट कैन लिमिट its access using this Official Secrets Act 1923. तो Official Secrets Act 1923 it puts restrictions on the access to classified government documents. So it limits the right to information. It limits the right to information by putting restrictions on the classified government documents. So that's the Official Secrets Act 1923. तो ये भी हमने एक रेगुलेशन देखा जहां पे कि हमने राइट टू इंफॉर्मेशन को रेगुलेट किया. देन वी हैव भारतीय न्याय संहिता BNS 2023. तो आपको पता होगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है इट ऑफिशियली रिप्लेस्ड द इंडियन पिनल कोड ऑन जुलाई 1 2024. तो 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता ने इंडियन पिनल कोड को ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया. एंड भारतीय न्याय संहिता में देर आर सर्टन सेक्शंस विच रिस्ट्रिक्ट द फ्री स्पीच. सेक्शन 196. सो सेक्शन 196 talks about promoting enmity. Formerly it was IPC 153A. So IPC 153A became section 196 of Bharatiya Nyaya Sanhita, and it regulates the free speech on the grounds of promoting enmity. It means it penalizes anyone who promotes feeling of enmity, hatred or ill will between different groups based on religion, race, language, caste और community. तो अगर कोई लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे अगर कोई हेट फैला रहा है, एनिमिटी फैला रहा है, तो अंडर दिस सेक्शन 196 उसकी फ्री स्पीच को रेगुलेट किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एंड दैट पर्सन कैन बी पेनलाइज्ड. देन वी हैव सेक्शन 299. इट टॉक्स अबाउट outraging religious feelings. Earlier it was IPC 295A. So IPC 295A became section 299 of Bharatiya Nyaya Sanhita, and this section 299 talks about outraging religious feelings. So if anybody targets deliberate and malicious acts, like this section 299, it targets deliberate and malicious acts intended to outrage the religious sentiments of any class of citizens by insulting their religion or religious beliefs. तो अगर कोई किसी रिलीजन को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है या उसके रिलीजियस बिलीफ्स को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है,
जिसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा, एक आउटरीच क्रिएट हो रहा है, देन उन एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इन दैट केस फ्री स्पीच कैन बी रेगुलेटेड, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड on the grounds of section 299, outraging religious feelings. Then we have section 294. So it talks about obscene acts and songs. तो अगर कोई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के का मिस यूज करके अगर कोई गंद फैला रहा है, खूब गालियां दे रहा है, या बहुत अश्लील बातें कर रहा है पब्लिक डोमेन में पब्लिकली, देन उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसके फ्री स्पीच को रेगुलेट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द सेक्शन 294 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। देन वी हैव सेक्शन 295. So section 295 talks about sale or distribution of obscene materials or books. So sale or distribution of obscene books or materials can be restricted based on the section 295 of BNS. Then we have section 296. It talks about disturbing religious assemblies. तो अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज करके अगर किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहा है, लाइक कोई रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा है वहां पे, वो कोई अननेसेसरी हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसे भाषण दे रहा है, कमेंट्स पास कर रहा है, मतलब रिलीजियस असेंबली को अगर वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके उस एक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसकी फ्री स्पीच को रेगुलेट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द सेक्शन 296 ऑफ द बीएनएस। तो हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता में भी काफी सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे कि फ्री स्पीच कैन बी रेगुलेटेड। नाउ वी लुक एट आईटी रूल्स 2021। सो आईटी रूल्स 2021 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इम्पोज कंटेंट मॉडरेशन ड्यूटीज ऑन इंटरमीडियरीज लाइक डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो आईटी रूल्स 2021 इट इम्पोजेस कंटेंट मॉडरेशन ड्यूटीज ऑन इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब जो प्लेटफॉर्म्स, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हो गए, या जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो आईटी रूल्स 2021 इट इम्पोज कंटेंट मॉडरेशन ड्यूटीज ऑन इंटरमीडियरीज, मतलब नाउ इंटरमीडियरीज विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर मान के चलो कोई एक ऐसा कंटेंट पब्लिश हो जाता है किसी प्लेटफॉर्म में जिसकी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, then it is the responsibility, it is the duty of that platform to take down that content. So that is the content moderation duty we are talking about. तो अब तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है प्री सेंसरशिप वर्सेस रिमूवल ऑफ कंटेंट। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि कंटेंट पोस्ट करने से पहले कंटेंट को आप गो थ्रू करो, और अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट कुछ वायलेंस क्रिएट कर सकता है, या इफ दैट कंटेंट इज इनअप्रोप्रिएट, तो आप उसको पब्लिश ही नहीं होने दे रहे हो। बिफोर पब्लिशिंग द कंटेंट आप उसको हटा दे रहे हो, दैट इज प्री सेंसरशिप। प्री सेंसरशिप का मतलब ये है कि while posting the content is reviewed, and based on that it can be censored if it is inappropriate, that is pre censorship। एंड इसके विपरीत वी हैव रिमूवल। रिमूवल का मतलब ये है कि कंटेंट को हम फ्रीली फ्लोट होने देते हैं, मतलब हम एकदम ओपन कर देते हैं प्लेटफॉर्म को कि भाई जिसको जो कंटेंट पब्लिश करना है आप करो। फिर उसके बाद कोई एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट जो बहुत ज्यादा वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है या बहुत डिस्टरबेंस अगर क्रिएट कर रहा है, वो जब नजर में आएगा, तो नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्लेटफॉर्म टू रिमूव इट। तो जैसे सरकार की नज़र में आया तो सरकार एक नोटिस भेजेगा उस प्लेटफॉर्म को कि प्लीज टेक डाउन दिस कंटेंट। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ द
प्लेटफॉर्म टू रिमूव दैट कंटेंट। तो भारत का जो आईटी रूल है, इट emphasizes on this removal, it emphasizes on removal rather than प्री सेंसरशिप, जहाँ पे कि हमारी सरकार या जो हमारा रूल है, आईटी रूल, वो ये कहता है कि एनीबडी कैन पोस्ट कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल मीडिया में जैसे कोई न्यूज़ चैनल है तो वो कुछ भी कंटेंट पब्लिश कर सकता है, बट अगर उसका कंटेंट इनअप्रोप्रिएट पाया जाता है ऑन अ लेटर स्टेज, लोग अगर बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं उसके कंटेंट की वजह से, देन इट शुड बी टेकन डाउन। एंड अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो भी अनलॉफुल कंटेंट है मस्ट बी टेकन डाउन बाय इंटरमीडियरीज विद इन 36 आवर्स ऑफ एन ऑफिशियल नोटिस। एंड साथ में आईटी रूल 2021 इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्रिएटिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म, क्योंकि आईटी रूल इट फोकसेस ऑन द रिमूवल। सो देर इज ए नीड कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए विच शुड कीप ऑन लुकिंग इनटू द डिजिटल स्पेस, and it should keep on identifying the pieces of content which is creating outrage, which is causing unnecessary violence, disturbances, which is unlawful, which is inappropriate. And once it is identified, those platforms should be notified about those content, and within 36 hours those content should be taken down. So this is what IT rule 2021 is mainly about. And definitely IT rule 2021b, it is imposing free speech regulation, because if आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे अगर अनलॉफुल कंटेंट अगर आप पब्लिश कर रहे हो, देन इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, इट विल बी टेकन डाउन अंडर द आईटी रूल्स 2021। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेस फ्रीडम स्टेटस इन इंडिया। सो इंडिया इज रैंक्ड 151 out of 180 countries in the 2025 Press Freedom Index. So India is ranked 151 out of 180 countries in the 2025 Press Freedom Index. तो प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत अभी काफी पीछे है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज हमको ये समझनी है, हाल ही के सालों में जो हमारी जुडिशरी है, इट हैज क्वेश्ड सेवरल सेडिशन related FIRs against journalist। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक प्राइम एग्जाम्पल है विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो विनोद दुआ, आपको पता है कि एनडीटीवी के एक बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं। तो इन्होंने कोविड-19 पे जो भी सरकार का एक्शंस रहा, तो ही ओपनली क्रिटिसाइज्ड सम ऑफ द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके तहत इन पे सेडिशन का एफआईआर लगा दिया गया। दैट वाज सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। तो जब इंडियन पिनल कोड था तो सेडिशन वाज 124A ऑफ आईपीसी। तो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड सुप्रीम कोर्ट ने इट क्वेश्ड दिस एफआईआर। अब ये जो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी है, इट इन द बीएनएस इट हैज बिकम सेक्शन 152। So section 152 of the BNS, it talks about sedition, but interestingly BNS में it is not using the term sedition. Rather, section 152 of the BNS, it is described as acts endangering sovereignty, unity and integrity of India. So section 152 of the BNS, now the sedition is removed, the term, and it talks about the acts endangering sovereignty, unity and integrity of India. अब हम डिस्कस करेंगे रीसेंट जुडिशियल डेवलपमेंट्स 2025। तो 2025 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट
जुडिशियल डेवलपमेंट्स हुए हैं, दैट इज व्हाट विल डिस्कस. तो फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेट. तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं. तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा, सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग एनिमिटी, ये हमने देखा था अभी. एंड सेक्शन 299 ऑफ बीएनएस, इट टॉक्स अबाउट आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स. तो ये जो दोनों सेक्शन है ऑफ बीएनएस, दे आर कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड दे आर ऑल्सो नॉन बेलेबल. बेल कैनॉट बी ग्रांटेड. तो ये जो दोनों सेक्शंस हैं, ये काफी सीरियस हैं, सीवियर हैं, क्योंकि अगर किसी पे ये सेक्शंस लग जाते हैं तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, इट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेट का मतलब ये है कि मार्च 2025 the Supreme Court ruled that for such offences like the ones mentioned above, police must conduct a preliminary inquiry before filing an FIR. तो दिस इज द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेट. तो अब बात ऐसी है कि अगर offences involving section 196 of BNS or section 299 of BNS, police must conduct a preliminary inquiry. It's mandatory before filing an FIR. क्योंकि अगर एक बार FIR फाइल हो गई, then the offense is cognizable and non-bailable. तो it can have some serious implications on the culprit. To safeguard the interest, so it is mandatory to first undergo preliminary inquiry, and based on that further action should be taken. So that is the preliminary inquiry mandate. तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ये एक फैसला सुनाया, जहाँ पे कि एकदम क्लियर कर दिया कि बिफोर फाइलिंग एन एफआईआर ऑन फॉर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग सेक्शन 196 of the BNS or section 299 of the BNS and such more such offenses which are cognizable and non-bailable, police must conduct a mandatory preliminary inquiry before filing an FIR. So that is the preliminary inquiry mandate. Misinformation standards. So basically, courts have emphasized that sharing unverified information does not always warrant criminal action unless it poses a clear and proximate threat to public order. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस चीज पे एम्फसाइज किया ऑन मिस इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स. उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहा है तो इट्स ओके, लाइक इट विल नॉट lead to any criminal action. It does not always warrant criminal action. Like WhatsApp यूनिवर्सिटी है, या लेटर सपोज कोई एक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन लाइक मिस इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई, अब आपने भी उसको शेयर कर दिया, हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं है, तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई, तो उसमें इट्स नॉट अ क्रिमिनल एक्ट. बट अगर कोई ये जानबूझ के कर रहा है, इफ इट इज if that action of spreading misinformation is a clear and proximate threat to public order, like जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, या जो हार्मोनी पीस एंड हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, देन इट विल बी अ क्रिमिनल एक्शन. और अगर अनइंटेंशनली, भाई आपको भी, इफ यू आर ऑल्सो लाइक अनअवेयर एंड इफ दैट मिस इन्फॉर्मेशन और दैट अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड, देन दैट विल नॉट वारंट टू अ क्रिमिनल एक्शन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बात समझी अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स. तो मिस इन्फॉर्मेशन, यूजुअली sharing unverified information does not always warrant criminal action unless it poses a clear proximate
threat to public order. So if that action of spreading misinformation is pre-planned, it's premeditated, it's if it has a clear and proximate threat to public order, then definitely that will act to a criminal action. एंड 2025 में हमको कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के भी केसेस देखने को मिले, हियरिंग्स वगैरह हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो उसमें अभी हम एम्फसाइज करेंगे रणवीर इलाहाबादिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस। आपको याद होगा कि एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कोई शो चलता था, नाम मैं भूल गया, मतलब बहुत वो वैसा ही शो था। तो उसमें रणवीर अलाहाबादिया ने बहुत एक अश्लील टिप्पणी करी ऑन पेरेंट्स, एंड बहुत ज़्यादा ये मामला गर्म हो गया। एंड लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए बाय द कमेंट्स ऑफ रणवीर अलाहाबादिया, लाइक उनके माइंड सेट, है ना। पे भी बहुत लोगों ने सवाल खड़े करे कि वो कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी इतनी अश्लील बात, वो भी पेरेंट्स से रिलेटेड, कर सकता है। एंड डेफिनेटली उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुई, एंड ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ सजेशंस उन्होंने दिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज फॉर ऑनलाइन कंटेंट आर इनएडिक्वेट। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज अ नीड फॉर न्यूट्रल ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडीज। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा द गवर्नमेंट शुड पब्लिश ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन कंटेंट एंड इनवाइट पब्लिक फीडबैक्स। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट commercialized free speech should not disparage marginalized और vulnerable groups। तो बेसिकली बात ऐसी है कि यहाँ पे हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट रैदर देन फैसला सुनाना कि भाई रणवीर इलाहाबादिया ने जो टिप्पणी दी, क्या वो लीगली उनको माफी मिल सकती है, या अगर उनको कोई सजा मिलनी है तो क्या, रैदर देन डिसाइडिंग दैट, यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़े कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक बड़े कॉन्टेक्स्ट से उन्होंने काफी सजेशंस दे दिए सरकार को। लाइक उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है फॉर ऑनलाइन कंटेंट आर इनएडिक्वेट, देयर इज अ नीड फॉर न्यूट्रल ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट शुड पब्लिश ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन कंटेंट एंड इनवाइट पब्लिक फीडबैक। तो ये चीज कुछ क्रिटिक्स को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बात ऐसी है ना कि अब इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वाई जो जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर इन रेगुलेटिंग कंटेंट और इन रेगुलेटिंग फ्री स्पीच, क्योंकि ये काम लेजिस्लेचर का है। ये डिस्कशन संसद में होना चाहिए, लेजिस्लेचर में ये डिस्कशन होना चाहिए, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, वे फॉरवर्ड है। और और लेजिस्लेचर में बिल पास होना चाहिए, एक्ट पास होना चाहिए, रेदर देन सुप्रीम कोर्ट गिविंग एडवाइस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का काम है एम्पायर का, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको ये देखना है कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो पनिश करो, और पनिश भी कितना क्या करना है वो। सुप्रीम कोर्ट कैनॉट फ्रेम अ न्यू लॉ इन दिस रिगार्ड, स्पेशली फ्री स्पीच की अगर हम बात करें, क्योंकि फ्री स्पीच में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि आर्टिकल 19(2) इज स्ट्रिक्टली एग्जॉस्टिव। इट मीन्स free speech cannot be restricted based on the grounds other than those 8 grounds defined in article 19(2). तो यहाँ पे ये हमको एक चीज देखने को मिली, तो उसी को अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सजेशंस दिए, तो द
why the court's intervention is problematic, why it is problematic, that is very important for us to understand. तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज जुरिस्डिक्शनल ओवररीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सजेशंस वगैरह दिए, तो एक्सपैंडिंग द स्कोप टू व्हाट रेगुलेशन सोसाइटी नीड्स। क्योंकि देखो वो जो केस था ना रणवीर अलावादिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसके बेसिस पे लीगैलिटी डिस्कस करना था कि क्या वो उन्होंने गलत किया या वो उनको माफी मिलनी चाहिए लीगली। बट सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे सजेशंस दिए एंड इट एक्सपेंडेड द स्कोप टू व्हाट रेगुलेशन सोसाइटी नीड्स। एंड व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज इट इज क्लियर कट a jurisdictional overreach. It violates the separation of powers. Also, it contradicts the court's own warning in Common Cause versus Union of India 2008 that courts cannot solve all governance problems, because it contradicts the court's own warning. Like in Common Cause versus Union of India 2008, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये वार्न किया कि लाइक कोर्ट कैनॉट सॉल्व ऑल गवर्नेंस प्रॉब्लम्स एंड हेंस कोर्ट शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, रेदर इट शुड एक्ट लाइक एन एम्पायर। अंपायर होता है ना क्रिकेट में, उसका काम सिंपली ये होता है कि देखना कि क्या रूल वायलेट हुआ है, लॉज ब्रेक हुए हैं, एंड उसके हिसाब से सजा सुनाना। एंड अगर कोई लॉ ब्रेक नहीं हुआ है तो किसी पे अगर आरोप लगाए तो उसको आरोप से मुक्त करना। दैट इज द clear cut role of the court, and it cannot give suggestions or it cannot get involved in solving governance problems. That should be taken care by legislature. तो ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन। तो इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन का मतलब, देखो अगर हम कोर्ट की बात करें, सो कोर्ट्स दे लैक टेक्निकल एक्सपर्टीज in platform governance. Also, courts lack democratic accountability required for rule making. तो देखो कोर्ट के पास भाई टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं है, क्योंकि जिस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, पहले तो एक्सपर्ट कमिटी बिठाने की जरूरत है। अच्छे अच्छे फिर वहां पे पॉइंट्स निकलेंगे, फिर उसकी चर्चा लेजिस्लेचर में करने की आवश्यकता है, and उसके बेसिस पे बिल पास करना, दैट इज द राइट प्रोसीजर, राइट वे। एंड कोर्ट के पास वो पावर भी नहीं है ना, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। कोर्ट यहाँ पे रूल नहीं बना सकता है, रूल तो लेजिस्लेचर ही बनाएगा। तो दैट्स वाई कोर्ट शुड अवॉइड गिविंग सजेशंस बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन। सो द आइडिया इज दैट regulation of speech, it involves value judgments which should be best left to parliament. So these are like some of the main reasons why court should not intervene. Like court's intervention is problematic because court should protect free speech from unconstitutional restrictions. कोर्ट का काम क्या है कि भाई अगर फ्री स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो क्या वो रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो समझना। rather than court should not get involved in designing regulation. कोर्ट कैनॉट डिजाइन रेगुलेशन। तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ कोर्ट्स। तो अगर हम कोर्ट्स की बात करें, सो दे एक्ट लाइक अंपायर्स नॉट प्लेयर्स। लेजिस्लेचर इज द प्लेयर and courts are empires, and courts are reviewers of reasonableness, not designers of restrictions. So as articulated during constituent assembly debates, courts must decide
whether restrictions are reasonable, not whether restrictions are desirable. सो कोर्ट का काम सिंपल सा इतना है कि इट शुड डिसाइड वेदर रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. कोर्ट कैन नॉट डिसाइड वेदर द रिस्ट्रिक्शंस आर डिजायरेबल और नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने यहाँ पे बात रखी है. कोर्ट कैन ओनली डिसाइड वेदर द रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल, मीन्स वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दे कैन नॉट डिसाइड वेदर द रिस्ट्रिक्शंस आर डिजायरेबल और नॉट. तो कोर्ट का काम होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू rather देन जुडिशियल गवर्नेंस. अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन वर्सेस रिस्ट्रेंट. तो जैसा आप देखो, रेगुलेशन का मतलब है कि कंट्रोल करना, रिस्ट्रेंट का मतलब है कि पूरी तरीके से रोक देना, रोक लगाना. रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करना, उस रेगुलेशन मतलब भी रोक लगाना है मतलब, बट उसको फुल्ली अबैंडन नहीं करना है. और रिस्ट्रेंट का मतलब फुल्ली टर्मिनेट कर देना, फुल्ली अबैंडन कर देना. तो रेगुलेशन इज कंट्रोल एंड रिस्ट्रेंट इज फुल्ली टर्मिनेट और फुल्ली अबैंडन. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड रिस्ट्रेंट. तो इसको हम समझते हैं विद टू एग्जाम्पल्स. तो पहला है सहारा इंडिया 2012. तो ये जो भी केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि प्री सेंसरशिप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टेंसेस. तो प्री सेंसरशिप का मतलब है रिस्ट्रेंट, मतलब रोक लगाना. देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ. प्री सेंसरशिप का मतलब ये है कि मतलब पब्लिश ही नहीं होने देना, पब्लिश होने से पहले ही रोक लगा देना. दैट इज प्री सेंसरशिप. तो प्री सेंसरशिप मतलब कोई कंटेंट है, या अगर आप कुछ बोलना जा रहे हो, कोई आप स्पीच देने जा रहे हो, या कोई कंटेंट आप पब्लिश करने जा रहे हो, तो पब्लिश होने से पहले ही आपको रोक लगा दी, आप भाषण देने से पहले ही आपको रोक दिया गया. दैट इज प्री सेंसरशिप. तो प्री सेंसरशिप इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रेंट, क्योंकि यहाँ पे अबेंडन, रोक लगा दिया ना, अबेंडन कर दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्री सेंसरशिप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देर आर वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे कि प्री सेंसरशिप हमको मजबूरी में करना पड़ता है, जहाँ पे प्री सेंसरशिप अलाउ किया जा जाता है, बट दैट इज वेरी रेयर. यूजुअली लाइक इन अ नॉर्मल सिनेरियो प्री सेंसरशिप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो एक तरीके से रिस्ट्रेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. पोस्टपोनमेंट ऑर्डर्स मस्ट मीट वेरी हाई थ्रेशोल्ड. पोस्टपोनमेंट मतलब रोक लगा दी, मतलब उसको अबैंडन नहीं किया, उसको रोक दिया गया. एंड आफ्टर सम टाइम इट गॉट पब्लिश्ड, लाइक आपको भाषण देने से थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, फिर बाद में आपको अलाउ कर दिया. कोई कंटेंट है उसको अभी हॉल्ट पे रख के बाद में उसको पब्लिश कर दिया. तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रेगुलेशन, जहाँ पे कि हमने अबैंडन नहीं किया बल्कि रेगुलेट कर दिया. तो रेगुलेशन भी, अगर पोस्टपोनमेंट ऑर्डर भी अगर पास करते हैं, इट शुड मीट अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड. एंड व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड? इट शुड पास द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी. टेस्ट ऑफ नेसेसिटी का मतलब देयर इज अ रियल एंड सब्सटैंशियल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस टू द ट्रायल. मतलब पोस्टपोन करना एकदम नेसेसरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो देयर इज अ रिस्क इज इन्वॉल्व. दैट्स अ टेस्ट ऑफ नेसेसिटी. तो अगर टेस्ट ऑफ नेसेसिटी पास होता है, एंड टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि पोस्टपोन करना ही सबसे feasible ऑप्शन है, लाइक द लीस्ट restrictive option available, the least restrictive the least restrictive option available is postponement, then it will pass the test of proportionality. Test of necessity मतलब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इट इज द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शन अवेलेबल एंड लास्ट रिजॉर्ट. इट मीन्स ऑल्टरनेटिव मेजर्स डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये तीन अगर टेस्ट पास हो जाते हैं तभी जाके पोस्टपोनमेंट ऑर्डर दिया जाता है. तो कुल मिला के बात ऐसी है कि फ्री स्पीच को रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है. अगर वो 8 ग्राउंड, आर्टिकल 19(2) में जो 8 ग्राउंड्स हैं, अगर उसके तहत ही रेगुलेट किया जा सकता है,
या फिर जो हमने कुछ और एक्ट्स देखे थे, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस देखे थे जो लेजिस्लेचर में पास हुए थे, उसके तहत रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्री स्पीच को। उसके अलावा देर इज नो अदर वे। अगर उसके अलावा फ्री स्पीच को अगर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो नाउ वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड रिस्ट्रेंट। वी कैनॉट रिस्ट्रिक्ट द, देखो रिस्ट्रिक्ट करना तो fully unconstitutional है, and we can regulate it under certain special scenarios, like when the scenario meets a very high threshold of test of necessity, test of proportionality, test of last resort. So reasonable regulation versus unlawful restraint. Restraint is unlawful and regulation should be reasonable. तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रीजनेबल रेगुलेशन, रेगुलेशन शुड बी रीजनेबल, एंड रिस्ट्रेंट इज अनलॉफुल, अनलॉफुल रिस्ट्रेंट। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल प्रैक्टिसेस। अगर हम इंटरनेशनल डोमेन की बात करें तो व्हाट कंट्रीज आर फॉलोइंग द पैटर्न। तो अगर हम डेमोक्रेटिक मॉडल को पहले लेके चलें, सो वी हैव यूरोपियन यूनियन विच फॉलोस डिजिटल सर्विसेज एक्ट। so it's the world's most comprehensive डिजिटल रेगुलेशन। एंड यूरोप का जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, इट फॉलोज कंटेंट रिमूवल, नॉट प्री सेंसरशिप। कहने का मतलब ये है कि कंटेंट पब्लिश करने से रोका नहीं जाता है। प्री सेंसरशिप का मतलब कंटेंट जब आप पब्लिश करते हो तभी रिव्यू कर लिया जाता है, एंड अगर आपका कंटेंट अनलॉफुल है, इनअप्रोप्रिएट है, तो आपको पब्लिश करने से रोक दिया, दैट इज प्री सेंसरशिप। तो यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, इट डज नॉट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ प्री सेंसरशिप, जहाँ पे कि सारे कंटेंट को पब्लिश करने दिया जाता है फ्री फ्लोट, एंड फिर उसके बाद they try to find unlawful and inappropriate content which is causing some disturbance, and then that gets removed. अगर हम जर्मनी की बात करें, so it follows strict takedown laws through network enforcement act, network enforcement act. And this takedown obligations with penalties for non compliance। कहने का मतलब ये है कि जर्मनी में भी अ, जो अनलॉफुल कंटेंट, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, उसको स्ट्रिक्टली टेक डाउन करने का आदेश है। अगर वो टेक डाउन नहीं करा जाता, देन पेनाल्टीज विल बी imposed। देन वी हैव यूके which follows the Online Safety Act 2023, and we also have Australia which follows the Online Safety Act 2021। So both these countries, they basically follow duty of care model। So that is basically fines are imposed for inappropriate and unlawful content, and post facto enforcement। एक बार कंटेंट पब्लिश हो गया तो उसको टेक डाउन किया जाता है, दैट इज पोस्ट फैक्टो एनफोर्समेंट। अगर हम अथॉरिटियन मॉडल की बात करें, अथॉरिटेरियन मॉडल, तो उसमें वी हैव चाइना एंड रशिया। सो व्हाट दे डू, they follow the concept of pre-censorship। So before the content get published, or before the speech, it is reviewed, and if it is inappropriate or unlawful, it's not allowed to get published or not allowed to speak। Very strict surveillance, and also there is licensing। Courts are used to legitimize repression। कुल मिला के हम देख रहे हैं कि अथॉरिटेरियन मॉडल में, लाइक चाइना एंड रशिया में, फ्री स्पीच इज रिस्ट्रिक्टेड। वहाँ पे प्री सेंसरशिप है, सर्वेलेंस है, लाइसेंसिंग है, एंड कोर्ट्स आर यूज टू लेजिटिमाइज रिप्रेशन। तो दीज आर लाइक, हमने कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखा ऑन फ्री स्पीच रेगुलेशन।
तो साथियों, फाइनली हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से फ्री स्पीच रेगुलेशन इन इंडिया को डिस्कस किया। एंड हमने देखा कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट, नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। क्योंकि जो भी रेगुलेशंस हैं, इट शुड बी टेकन केयर बाय द लेजिस्लेचर एंड नॉट द जुडिशरी। जुडिशरी का काम है अंपायर, इट इज दैट एम्पायर, लाइक वो देखेगा, वॉच करेगा कि जो भी फ्री स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशरी का बस वही रोल है। एंड सो कोर्ट शुड प्रोटेक्ट फ्री स्पीच एंड इट शुड नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। एंड अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है, यू कैन कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।